नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 6 करने वाले हैं। जो दोस्त अभी भी एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 to 5 नहीं देखे हैं, मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप जाकर 1 से लेकर 5 तक देख ले। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैंने चैनल क्यों खोला। मैं चैनल उन गरीब छात्रों के लिए डेडिकेट किया हूं, उन गरीब स्टूडेंट के लिए डेडिकेट किया हूं जो बहुत सारे पैसे देकर कोर्स को खरीद नहीं सकते, बहुत सारे पैसे देकर पढ़ नहीं सकते। मैं उन लोगों के लिए ये चैनल बनाया हूं। तो प्लीज आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर तरह के स्टूडेंट के पास ये चैनल पहुंच जाए, ताकि उनकी सारी कंटेंट मिलते रहे। मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे एक चैप्टर पर यदि 10 वीडियो बनाना पड़े मैं 10 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं सारी कंटेंट आपको दे के रहूंगा। ठीक है, तो बस चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन गरीब बच्चों तक, घर घर तक, गली गली तक मेरे चैनल पहुंच जाए और जो पढ़ने वाले इच्छुक विद्यार्थी है उनके पास ये आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास होती है, इसे देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस से आपकी बेसिक, आपकी जो एग्जामिनेशन में आने वाली जो क्वेश्चंस की जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आती है। ठीक है, और मेरी मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्विटर पर भारी मात्रा में कैंपिंग किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि रेलवे बहुत ही जल्द अपनी कैलेंडर जारी करेगा और जो एनटीपीसी जो बचे हुए एग्जाम है और ग्रुप डी के जो एग्जाम है जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो अपनी कमर कस ले और मेहनत जोरों शोरों से करना स्टार्ट कर दे। ठीक है ना दोस्तों, साथ ही साथ जो चैनल पर नए हैं प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें और घर घर तक हर एक के मोबाइल में पहुंचा दे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का कंटेंट। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है। मैं चाहता तो एचसीएफ एलसीएम को एक क्लास में भी शेष कर सकता था, लेकिन मैं नहीं, धीरे धीरे करना ही अच्छी होती है। दो संख्याओं का एचसीएफ 23, उनका एलसीएम 1035। यदि उनमें से एक 207 है तो दूसरी x है, तो x by 20 ज्ञात करें। यानी सर द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1035। If one of them is 207 and other is x, then find the x by 23। मैंने आपको पहला दिन एक बताया था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम, है ना। तो मैं देख रहा हूं कि HCF मेरे पास कितनी है, HCF 23 है, एलसीएम कितनी है, एलसीएम 1035 है। ठीक है ना, उनमें से एक संख्या कितनी है, एक संख्या 207 है। तो दूसरी संख्या मुझे निकालनी है, दूसरी संख्या मुझे फाइंड करना है। तो मैं दूसरी संख्या आराम से निकाल सकता हूं। यहाँ हो जाएगी 23, यहाँ हो जाएगी 1035 और नीचे क्या हो जाएगी 207। अब मैं देख रहा हूँ 207 क्या डिवाइड हो रही है, तो 207 में देख रहा हूँ कि 9 से डिवाइडेड, 9 2 जा और 9 3 जा, और यहाँ पर देख रहा हूँ फिर ये 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, और ये 23 से 23 डिवाइड हो गया। दूसरी संख्या कितनी, 115 निकल के आ रही है। यानी जो x का मान है, यानी दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या x थी, तो x इक्वल टू मेरे पास निकल के आया 115। तो मुझे x by 23 पता करना है। तो x by 23 कितना होगा सर, x by 23 हो जाएगा 115/23, यानी कितनी हो गई, 5 हो गई। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 5। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जरूर समझ में आई होगी। तो समझ में यदि आई है तो खींच कर एक बार सेशन को लाइक कर दे, ताकि सभी के पास, सभी के घर घर के सभी विद्यार्थियों के मोबाइल में और लैपटॉप में ये चीजें पहुंच जानी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9909 से ठीक आने वाली संख्या जो पूर्णवर्ग संख्या है वो ज्ञात करे। ये क्वेश्चन है तो एक्चुअली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, पर ये इसमें भी काम आती है। क्या करेंगे, देखिए 9909 को ठीक आने वाली पहली संख्या, यानी ठीक आने वाली पहली संख्या के लिए हमें क्या करना होगा सर, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना होगा। 9909 या क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा।
पीछे से मैंने पेयर किया, मैं देख रहा हूं 9 से ज्यादा से डिवाइड नहीं कर सकता। 9 9 जा 81, जिस संख्या से इनटू की जाती है ना, यहाँ पर आप समझ लो, मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बताऊंगा ही, यहाँ जो संख्या लेंगे उसी संख्या से इनटू करना होता है ना। हमने 10 क्यों नहीं लिया सर? 10 लेता तो 10 से 10 इंटू करना पड़ता, तो क्या होता है 100 हो जाता। तो 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि मैंने पीछे से दो दो संख्या का पेयर बनाया है, तो मेरी हाईएस्ट 99 है, तो मैं 9 9 जा 99 ही 9 9 जा 81 ही ले सकता, ठीक है ना। और ये जुटकर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब 9 में से ये यहाँ पर माइनस होगा, 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8, और 9 में से 8 गया तो 1, और ये क्या हो गई 0 9 हो गई, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास चारों संख्या को डिवाइड करना होगा, यहाँ पर मैं 9 से किया तो यहाँ भी मुझे 9 लिखना होगा। अब 9 से किया तो कितनी बार आया, 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितनी हो जाएगी, 9 9 जा 81, फिर हो जाएगी आपका 0, फिर हो जाएगी आपका 7, और फिर हो जाएगी आपका 1। तो आपने देखा कि 189 जा 1709, तो 8 बच गई यहाँ से, यहाँ हो गई 0, यहाँ हो गई 1, 108 आपका रिमाइंडर आया, यानी 108 एक्स्ट्रा। इसमें 108 यदि आज नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है ना। तो 108 क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। मैंने 108 जैसे माइनस किया तो 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 0, और 9 में से गया तो 8, और ये हो गया 0, तो 9801। 9801 किसका स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर है। 9801 98 का 99 का सॉरी 99 का स्क्वायर है, ठीक है ना। यानी ये जो एक्स्ट्रा हो गया ना, ये एक्स्ट्रा के कारण तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा था, ये तो रिमाइंडर हो गया। इस रिमाइंडर को यदि माइनस कर दे तो परफेक्ट 99 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ठीक आने वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो कौन है, 9801 है, ठीक है। एक एक चीज मैं आपकी क्लियर करते जाऊंगा, बस आप सेशन को अच्छी तरह से करें, सेशन को लास्ट तक देखें, और सेशन को खींचकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, the LCM of two number is 495 and their SCF is 5 if their sum is 100 and then the differences between these two numbers, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि आपकी दो संख्याओं का LCM 495, SCF 5 और उनका योग, ये नई क्वेश्चन है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे, मुझे पता है कि एलसीएम दे रखी है कितनी, एलसीएम है आपकी 495 और एचसीएफ कितनी है, एचसीएफ है आपके पास 5। आपको पता है ना कि एलसीएम के अंदर भी एचसीएफ होता है, मैंने पहले क्लास में बताया है कि एलसीएम के अंदर भी क्या होती है, एचसीएफ होती है, और एलसीएम के अंदर संख्याएं होती है। तो मैं मान लूं कि मेरी पहली संख्या क्या है, मैंने मान लिया कि मेरी पहली संख्या क्या है, मेरी पहली संख्या 5 है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मैं मान लेता हूं 5b, ठीक है ना। तो इसका जो एलसीएम मैंने निकाला, तो एलसीएम कितना हो गया 5ab। तो एलसीएम मेरा यहाँ पर दी रखी है 495, मैं यहाँ पर 495 यूज करूंगा, और यहाँ से मैं ab की वैल्यू निकाल लूंगा। तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, एक ये निकल गया। और दूसरा क्या बोले, दोनों संख्याओं का योग, तो मैं यहाँ पर 5a प्लस 5b इक्वल टू 100 निकाल लूं, तो यहाँ पर a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे दूसरी इक्वेशन निकल गई, ठीक है ना। तो क्या ए बी और ए प्लस बी से निकलेगी सर, नहीं निकलेगी। तो क्या करना होगा, तो एक उपाय है मेरे पास, क्या है सर, अलजेब्रा किस दिन काम आएगी। तो मैं यहाँ पर अलजेब्रा की फॉर्मूला को लगा दिया, आइडेंटिटीज को लगा दिया, a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होती है, a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। इसकी आइडेंटिटीज को मैंने लगा दिया। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी देख रहा हूं मैं, यहाँ पर हो जाएगी 400, है ना, और माइनस 4 इंटू ए बी, 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 99, ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है 99 है, ठीक है ना दोस्तों। आप समझ रहे हो ना बातों को। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 400 माइनस 4 नंबर 36, 4 नंबर 36 39, यानी सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, मैं दूसरी पेज ले लेता हूं ताकि आपको चीजें समझने में आसान हो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर मेरे पास हो गया a माइनस बी का
होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4। तो मैं यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू ले लेता हूँ 2। ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 20 थी, और यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, तो यहाँ 2a और यहाँ कितनी आ गई 22। तो a बराबर कितनी आ गई 11। ठीक है, a बराबर 11, तो b बराबर कितनी हो जाएगी सर, b बराबर 9 हो जाएगी। ठीक है, तो a b की वैल्यू निकल गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्वेश्चंस क्या पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर करना है। दोनों संख्या क्या है, पहली संख्या सर 5a, यानी कितनी हो गई 11, 5 गुने 11, 5 गुने क्या हो गया 5 गुने 11, 5 गुने 11 बराबर क्या हो गया 55। ठीक है ना। अब फिर दूसरी संख्या क्या हो गई 5b, तो 5b 5 गुने 9 यानी कितना हो गया 45। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 10। तो हमारे पास आंसर कितने हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे 10। ठीक है, मैंने खुलकर एकदम डिटेल्स में बताया ताकि आपकी कोई चीज भी कमजोरी ना हो। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि एचसीएफ जो होते हैं ना, संख्याओं के आत्मा होते हैं, तो दोनों संख्याओं में क्या होंगे एचसीएफ होंगे। तो मैंने एचसीएफ 5 इंटू ए, क्योंकि दोनों कॉमन, यदि मैं इसका एचसीएफ निकालू, यदि मैं इसका एचसीएफ निकालू तो 5 होंगे ना, क्योंकि दोनों में 5 है। तो इस तरह की संख्या को मान लिया जाता है कि 5a पहली संख्या है, 5b दूसरी संख्या है, तो इसका एलसीएम क्या हो, दोनों में 5 है तो 5 ले लिया, और ab यानी यहां से मुझे ab की वैल्यू निकल गई। अब ये बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इन दोनों संख्याओं का योग 100 है, तो 5a प्लस 5b a प्लस b इक्वल टू 20। ठीक है ना दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आ रही होगी। तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 252, 294, 3H8 is 42, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H। इस तरह की नई क्वेश्चन सिर्फ मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। इस तरह की कठिन कठिन प्रश्नों का हल आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आप पैसे देकर कोर्स खरीद कर जो पढ़ते हैं वो आप यहाँ पर फ्री में पढ़ने वाले हो। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है। आपको पता लगाना होगा कि हैच की जगह पर क्या होगा, है ना। यानी 252, 294, 3H8 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF, यानी क्या होता है HCF कितना है 42 है। तो H क्या होगा दोस्तों, जो HCF होता है उस संख्याओं का क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा क्योंकि दोस्तों लिखने से ही बात बनती है। HCF क्या होता है, HCF संख्याओं का, HCF संख्याओं का सर्वगुणनखंड होता है। क्या होता है, सर्वगुणनखंड। इसका मतलब समझते हैं क्या, सर्वगुणनखंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो HCF है वो संख्याओं के अंदर विद्यमान है। तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि 252 को यदि मैं फैक्टर करता हूं, 252 को यदि मैं फैक्टर करता हूं तो देखता हूं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू हो जाएगी 7, 7 गुने 3 हो रही है। ठीक है, जब मैं 294 को गुणनखंड कर रहा हूं तो क्या हो रही है यहाँ पर 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 हो रही है। तो सर यहाँ पर 3H8 यानी 3H8 की जगह क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है। आप देख रहे हो ना कि सब में से क्या क्या आई होगी, सब में से क्या आई होगी सर, एक 7 आई होगी और एक 3 आई होगी और एक 2 आई होगी। इसमें से भी 7, 3 और 2 आई होगी, तभी तो होगा ना 7 21 21 दूनी 42, 7 21 21 दूनी 42। यानी एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तीनों का कॉमन फैक्टर होता है। जितनी भी संख्या है उसका कॉमन फैक्टर होता है। तो 100% इसमें भी क्या होगा 7 होगा, इसमें भी 2 होगा और इसमें भी 3 होगा। एक संख्या नहीं होगी, एक संख्या नहीं होगी। इसका मतलब इस हैश के स्थान पर सर 100% 7 ही होगा। ऑप्शन पर जाइए ना, ऑप्शन से बनाइए। इस तरह के सवालों को आप ऑप्शन से बना डालिए। आप यहाँ पुट करके भी दे सकते हैं 3 3 2 8, 3 to 8 को मैंने फैक्टर किया है ना। 3 to 8 को यदि मैं फैक्टर करता हूं तो क्या यहाँ पर आ रही है क्या 7,
7 आपको देखना है कि आ रही है कि नहीं। 2 यहाँ पर हो गई 16, यहाँ पर हो गई 4। आपको लग रहा है कि इसमें कहीं 7 आएगी, आपको यहाँ कहीं दूर दूर तक दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं 7 आएगी, नहीं आई ना सर, नहीं आई। चलो अब मैं क्या बैठाना है, 4 बैठाना है, यानी 3 4 8। 3 4 8 मैंने बैठाया तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 17 हो गई, यहाँ पर 4 हो गई, फिर यहाँ मैं 2 से कर रहा हूँ, 2 8 16 7 हो गई। फिर देख रहा हूँ सर नहीं आ रही है, आ रही है क्या, नहीं आ रही सर, एकदम नहीं आ रही है। 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, नहीं आ रही है ना। अब मैं जैसे यहाँ पर 7 पुट करके 7 जैसे पुट कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 3 7 8 पुट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आ रही है। 3 से कर रहा हूँ 8 7 15 16 17 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18। फिर यहाँ देख रहा हूँ 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और देख रहा हूँ सर 7 आ गई, 7 छक्के 42, यानी 100% मेरा क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 7 होगा। यानी मैं यहाँ पर 7 यदि पुट करूँ, यहाँ सिर्फ 7 पुट करूँ, यानी इस नंबर को 3 7 8 यदि पुट करूँ और इसका फैक्टराइजेशन करूँ, 3 7 8 का जब फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 6 जा 18, फिर कर रहा हूँ तो 3 4 जा 3 2 जा, फिर कर रहा हूँ तो किससे 2 से तो 2 और 1, फिर किससे कर रहा हूँ 3 और 7। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर आ रही है, 3 आ रही है, 3 आ रही है, 2 आ रही है, 7 आ रही है ना। इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ रही है, ये आ रही है। तो सर हैच के स्थान पर क्या होगा, हैच के स्थान पर सर 7 होगा, ठीक है ना। इस तरह की क्वेश्चंस को इस तरह से बनाना सीखें, और ये बेहतरीन बेहतरीन न्यू सवाल आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए कंटिन्यू देखें। जो लोग अभी तक मैंने अभी तक 86 कंटेंट बना के रखे हैं और सारे के सारे बेहतरीन कंटेंट है, प्लीज आप उसे जाकर आप प्लीज कृपया जाके देखिए, ठीक है ना। देखिए, दो संख्याओं का उच्चतम समावर्तक, एक नई भाषा, उच्चतम समावर्तक मतलब HCF, ठीक है ना। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज 12 एंड द डिफरेंसेस बिटवीन आल्सो 12। उसका डिफरेंसेस बिटवीन भी 12 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है, 12 है। दोनों क्या है, 12 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करें सर, चलिए सीधे ऑप्शन पर, इस तरह के क्वेश्चन को सीधे ऑप्शन से बनाया कीजिए, ठीक है ना, सीधे ऑप्शन से बनाइए। तो ऑप्शन में मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों संख्याओं का अंतर मेरा क्या, पहला मैं लेता हूं 66 और 78। सबसे पहली बात देखिए कि क्या 66 के पारा में 12 पारा आता है क्या, सर दोनों में नहीं आता है, कैंसिल कर दीजिए। अब 70 और 82 को देखिए, 70 में 12 का पारा आता है क्या, नहीं आता है, कैंसिल कर दीजिए। 94 और 106 देखिए, 94 और 106 सर आता है क्या, 12 का पहाड़ा नहीं आता है। इसका मतलब 84 और 96 में डिफरेंसेस भी देख रहा हूं 12 है, और दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों को मैं तोड़ूंगा, दोनों को यदि मैं तोड़ा तो भी क्या आ जाएगा, आराम से यहाँ पर देख रहा हूं कि 84 को यदि मैं तोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, 12 सत्ते 84, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, है ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 सत्ते 84, और 96 क्या हुआ, 12 अट्ठे 96, यानी 2 गुने 3 12, और 3 ठो क्या हो जाएगा, अट्ठे 96। तो मैं देख रहा हूं दोनों में मेरी क्या कॉमन आ रही है, दोनों में मेरी ये इतनी जो पार्ट है ये पार्ट कॉमन आ रही है ना। 2 2 2 और ये कॉमन आ रही है, बाकी कॉमन नहीं आ रही है, और इन दोनों का अंतर भी कितना है, 12 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत उग्र स्वभाव में देखें और तुरंत निकालने की कोशिश करें, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए 200 और 300 के बीच बेहतरीन क्वेश्चंस है दोस्तों, इस तरह की और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। मैं आपको थोड़ी बता दूं कि 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, इस तरह से, और फिर +1, इस तरह की भी संख्या आती है, और इसका एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। 200 और 300 के बीच कितनी संख्या, 6 8 9 से पूर्णतः विभक्त है, 6 8 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो इसके लिए क्या करना होगा, 6 8 9 को क्या निकालना होगा, एलसीएम, यानी 3 से निकाल लो, 3 दूनी 8 और 3 तिये 9, फिर 2 से निकाल लो, 1 4 3, है ना। अब नहीं निकलेगी, इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 72, मैंने देखा 72 है। तो 200 को पहले यहाँ पर काटा, 200 को 72 से भागा लगाने गया, तो मैं देख रहा हूं कितने बार जाएंगे, 200 को 72 लाने गया तो 3 बार में कितनी आ रही है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21,
3 7 21 21 216। तो मैं देख रहा हूँ कि 3 बार में कट रही है। कितनी बार में कट रही है? 3 बार में कट रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 3 बार में भागा लगाया। बीच बोली है ना, तक रहता तो मैं पहले वाला और बाद वाला भी एडिशन होता, लेकिन बीच है तो इसके बाद वाला होगा। फिर मैंने 200 को भागा लगाने गया 72 के साथ, तो मैं देख रहा हूँ कि 4 से जा रही है क्या, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288 ये भी आ रही है, 4 बार आ रही है। एक में यहाँ पर 3 आई और यहाँ पर क्या आई, 4 आई। अब मैं क्यों आगे यदि जाता हूँ, यदि मैं आगे जाता हूँ तो देख रहा हूँ कि इससे बाहर निकल जा रहा हूँ। ठीक है, 7 5 35 36, 360 हो गई। तो 5 यहाँ पर कितने बार गई, मिनिमम कितने बार गई, तो यहाँ पर गई सर, यहाँ पर गई 3 बार और यहाँ पर गई 4 बार। तो संख्या कितनी हुई, कितनी बार आएगी, है ना, बीच कितनी संख्या हुई। तो यहाँ पर यदि हम संख्या निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है सर, इसको क्या करते हैं आपस में घटाते हैं, 4 - 3 + 1। याद रखें, जो बड़ा होता है उसके साथ छोटा को घटाकर +1 करते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कितनी आ गए, 4 1 5, यानी 1 + 1, यानी मैं देख रहा हूं कि कितनी बार कटेगी, 2 बार कटेगी। अब ऐसे भी देख सकते हो, जिसे नहीं ये फॉर्मूला याद है वो देख सकता है यहाँ पर कि पहले 216 आया, उसके बाद दो क्या आया, 288 या कुछ आया था ना, कितनी आई थी 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 7 28, हाँ 288 आई थी। ठीक है, तो दो संख्या क्या हो रही है, कितनी संख्या कट रही है, 2 संख्या पूर्णतः कट रही है। अन्यथा आप ये फॉर्मूला याद रखें, ये बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है, ये बहुत जगह लगती है। ये यहाँ पर 2 पेड़ों के बीच के भी जगह की दूरी को बताने के लिए ये लगती है, क्योंकि 3 रहती है पर दूरी क्या होता है, 2 का ही होता है। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 संख्याओं का एचसीएफ, इसका मैंने आंसर टिक लगाया, हाँ इसका आंसर टिक लगाया। चलिए, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 2 आता है, सिंपल सी बात है। इंग्लिश मीडियम के वाले देखें, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स are 19 and 342 respectively. If one of number is divided by 2 and question is 19, then find the other number. बहुत ही सिंपल है सर, 2 से विभाजित करेंगे किसी संख्या को मैं 2 से विभाजित करता हूं तो 19 आती है, तो संख्या क्या होगी, संख्या जब रिमाइंडर नहीं है तो संख्या 38 हो जाएगी। यानी मुझे बात समझ में आ गई कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। जो है ना, जो पहली संख्या क्या है वो 38 है, दूसरी संख्या मुझे पता नहीं। ठीक है, एचसीएफ क्या दे रखी है 19, एलसीएम क्या है 342। बहुत ही आसानी से ये मैथ निकल गई। अब मैं यहीं से भी काट सकता था, लेकिन मैं एक स्टेप भी छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि आपकी स्पीड घट जाएगी। अभी आप सीखो, अभी एक क्वेश्चन के पीछे 4 मिनट 5 मिनट समय दो, लेकिन जब आप कंसेप्ट सीख जाओगे ना तो आप सेकंडों में उड़ाना शुरू कर दोगे। 2 से काटे यहाँ पर 1, फिर 7, फिर कितना हो जाएगा 1, है ना, 171, यानी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यानी कितनी हो जाएगी, जो दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी 171। यहाँ पर पकड़ने वाली बात क्या थी सर, कि 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है। बस आप यहीं से तो समझ गए कि 2 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो भागफल क्या आता है 19 आता है। तो संख्या क्या होगी, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए सर, देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है। आपने इस तरह का हजारों सवाल बनाया होगा, लेकिन इसमें एक सवाल थोड़ी सी ट्विस्ट है जो आपको यहाँ पर गलत करने पर मजबूर कर सकता है। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरी क्वेश्चंस ऐसी रहती है जो आपको गलत करवाने पर सीधा लगी रहती है, और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप गलती करें। 6 घंटियां हैं, ये देख के ही मुंह में लड्डू फूट जाएगा बहुत को कि क्या करना है। इस तरह मैंने तो हजारों सवाल बनाया है। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। लेकिन सर यहाँ पर देखिए 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेगी। बस ये जो लाइन है ना, हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 सेकेंड, ये जो लाइन आपकी क्वेश्चंस की सारी मेहनत बेकार कर सकती है। ठीक है ना, तो बस थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ तक सभी को पता है कि एलसीएम निकलेगा। एलसीएम क्यों निकालते हैं कि कोई भी चीजें, मैंने 12 बताया कि कोई भी चीजें जब राउंड करती है तो उसका लोएस्ट पहला जो मल्टीपल होता है, तीनों एक जगह कहीं ना कहीं आकर एक बार मिलता ही मिलता है। तो उसके लिए मल्टीपल करना जरूरी होता है, ना कि कॉमन फैक्टर निकालना। ठीक है ना,
तो यहाँ पर देखो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का मैंने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाला। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया, 2 से किया 1, 1, 3, 2, 5, 3, ठीक है। अब फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3, 1, 1, 2, 5, 3, ठीक है ना। अब किसी से नहीं कर सकते हैं, अब इंटू कर दीजिए, 5 से 15, 15 30, 30 से 90, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, क्या गलती किया मैंने, 2 से किया 1, 2 से 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 से क्या 1, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, ये भी ठीक है। 3 से क्या कट गया है तीनों, 2, 5, ओ सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, मैंने यहाँ पर 3 दे दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120, यानी एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम जो निकल के आया वो निकल के आया 120 सेकेंड। सर 120 सेकेंड मतलब, 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट, 120 सेकेंड मतलब कितना, 2 मिनट, ठीक है ना। तो 120 सेकेंड में 2 मिनट, यानी तीनों एक साथ कब बजेगी, तीनों एक साथ बजेगी 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, यानी 2 मिनट के बाद तीनों एक साथ बजेगी, 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद क्या होगा, तीनों एक साथ बजेगी, तीनों एक साथ बजेगी, ठीक है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, क्या यहाँ पर है क्या, कोई टाइम है क्या, नहीं। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 30 मिनट में, 30 मिनट का पता लगाने के लिए 30 मिनट में, 30 मिनट में बजेगी सर, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 बट्टा क्या करेंगे 2, प्रत्येक 2 मिनट के बाद बज रही है। लेकिन 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 पहली घंटी बिना किसी टाइम अंतराल के बजेगी ना, पहली घंटी के लिए तो कोई टाइम अंतराल या टाइम इंटरवल नहीं होगा, पर दूसरी यानी 2 बार घंटी, पहली घंटी बजी, दूसरी घंटी बजी, उन दोनों का टाइम डिफरेंस 2 मिनट का होगा, यानी 2 मिनट में घंटी 2 बार बज चुकी होगी, है ना। 4 मिनट में घंटी 3 बार बज चुकी होगी, 6 मिनट में घंटी 4 बार बज चुकी होगी, समझ रहे हो ना। यानी पहली बार तो घंटी बजने के लिए कोई अंतराल नहीं होगा ना, कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा, इसलिए 30 मिनट पे जो घंटी बजी वो 30/2 +1 होगा। ये 99% स्टूडेंट गलत करते हैं और एग्जामिनर भी जानता है कि वो गलत करेगा, इसलिए 15 भी देकर रखता है वो, इसलिए ऑप्शन में 15 भी देकर रखता है। आप कृपया इस तरह की गलती ना करें, ठीक है, क्योंकि पहली घंटी तो बजेगी ना बिना टाइम इंटरवल की, यानी जब 2 मिनट होगी तो फिर घंटी बजेगी, फिर 2 मिनट में घंटी बजेगी, फिर 2 मिनट में घंटी बजेगी, फिर 2 मिनट में, फिर 2 मिनट में, इस तरह से आपकी घंटी कंटिन्यू बजेगी। लेकिन पहली घंटी के लिए कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा, इसलिए 30 मिनट में तो 15 बार बजेगी, लेकिन एक पहले बज चुकी होगी, ठीक है। कुल मिलाकर 16 बार बजेगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह की बेहतरीन क्वेश्चन के लिए प्लीज प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे आप लोग के प्रति मेहनत करने के लिए और भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूं कि सेशन तक लास्ट तक देखिए, क्योंकि अंतिम में बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चंस रहती है, ठीक है। एक 4 मीटर 3.2 मीटर वाले कमरे की एक संपूर्ण फर्श बिछाने के लिए कम से कम कितनी एक रूप वर्गाकार टाइल्स होगी। अब यहाँ पर कम से कम देख के बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे बताओ, कम से कम देखकर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालना चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन समझो, एट लिस्ट हाउ मेनी आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स वुड बी रिक्वायर्ड टू ले tiles would be required to lay the entire floor of the room measuring 4 meter 3.2 मीटर, यानी मैं देख रहा हूं कि जो लेंथ है वो है 4 मीटर, ठीक है ना। तो जो 4 मीटर है, क्यों ना मैं इसे सेंटीमीटर में कर लूं ताकि मुझे सुविधा होगी, और जो ब्रेथ है वो ब्रेथ देख रहा हूं मैं कि 3.2 मीटर है, तो 3.2 मीटर मतलब 332 सेंटीमीटर। अब इसमें मुझे कम से कम संपूर्ण फर्श बिछाने के लिए एक रूप वर्गाकार टाइल्स, तो एक रूप वर्गाकार टाइल्स कम से कम कौन होगा, कम से कम के लिए क्या निकालना होगा सर, एचसीएफ निकालना होगा, है ना।
तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? तो इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए मैं देख रहा हूं, इसे मैं यदि करूंगा तो इसे यदि मैं करूं तो क्या होगा? 80 गुने क्या होगा? 5। और यहां भी मैं देख रहा हूं 80 गुने क्या होगा? 4। तो मैं देख रहा हूं यहाँ दोनों से मुझे एचसीएफ क्या निकला? या दोनों से मुझे एचसीएफ मिला 80, है ना। यानी 80 सेंटीमीटर के मैं क्या लगा सकता हूँ? टाइल्स लगा सकता हूँ। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टाइल्स मेरे पास कितने होंगे? नंबर ऑफ टाइल्स यदि मुझे निकालना हो तो मैं कितने नंबर ऑफ टाइल्स को यहाँ पर लगा सकता हूँ? तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा क्षेत्रफल कितना है। तो एरिया अपॉन स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी जो मेरा यहाँ पर कमरे का जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो मैं देखा 400 गुने 320 और एक वर्गाकार टाइल्स की क्या हो जाएगी? 80 गुने 80। ये चीज आपको समझना होगा और ये चीज सिर्फ हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ 0 से आप 0 को काट दें और ये 0 से ये 0 को काट दे। 8 चौक 32 हो गया और 8 पंचे 40 हो गया, यानी 4 पंचे 20। आप कम से कम कितने टाइल्स लगा सकते हैं? आप कम से कम 20 टाइल्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप कम से कम कितने टाइल्स लगा सकते हैं? तो सर 20 टाइल्स आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। उम्मीद करते समझ में आया आपको, क्योंकि भाषा आप कंपटीशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखती है? भाषा। आप लैंग्वेज को समझ गए ना, चाहे वो इंग्लिश में लिखी हो या हिंदी में लिखी हो, उसकी भाषा जो वो बोलना चाह रहा है उसे आप समझ गए ना, तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम 50% तो ऐसे ही पास कर गए। बाकी आपकी 50% मेहनत है जो आपको कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि समय गुजर जाएगा, ठीक है ना। समय तो गुजर ही जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत यदि सही ढंग से होगी तो आप जरूर सफल होंगे, लेकिन मेहनत नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। समय आज न कल तो गुजरना ही गुजरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्लॉक, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, पहले इसमें आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और इसी प्रकार बजती है। होता है ना हम लोग के घरों में, हम लोगों ने देखा है ना कि हम लोग के घर में किस तरह की होती है ना, घंटी वाली घड़ी होती है कि नहीं? घंटी वाली घड़ी होती है जिसमें 12 बने होते हैं, 12 होते हैं, किसी में क्या होते हैं 24 भी होते हैं, किसी में 24 कांटे भी होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सस्पेंस है कि यहाँ पर थोड़ी सी सस्पेंस इसलिए है कि हो सकता है घड़ी 12 घंटे वाले भी हो और हो सकता है घड़ी 24 घंटे वाले भी हो। इसलिए दोस्तों मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि ऑप्शन देने से ऑप्शन पता नहीं आपको कुछ भी हो सकता है, 24 घंटे वाला भी हो सकता है, 12 घंटे वाला घड़ी भी हो सकता है। इसलिए मैंने ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया कि एक दिन वो कितनी बार बजेगी, ठीक है। तो आइए यहाँ पर ये घड़ी जो एक घड़ी 1 बजे एक बार बजेगी, 2 बजे 2 बार बजेगी, तो मान लीजिए यदि 12 घंटे का घड़ी हो, यदि 12 घंटे वाला घड़ी हो, 12 घंटे वाला घड़ी हो, तो 12 घंटे में 12 बार बजना चाहिए। एक घड़ी में एक बार, 2 में 2 बार, तो कुल कितनी बार बजेगी? यदि 12 घंटे वाली घड़ी हो तो 12 घंटा में तो 12 घंटों में कुल कितनी बज चुकी होगी? कुल कितनी बार बजेगी, है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ यदि 12 घंटे की यदि घड़ी हो तो 12 गुने 13/2, यानी यहाँ देख रहा हूँ 6 13 छक 78। यदि 12 घंटे की घड़ी हो तो 1 से 12 तक कुल मिलाकर 78 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी? 78 बार बजेगी। यदि 24 घंटे का घड़ी हो, 24 घंटे वाला घड़ी हो, ठीक है ना, 24 घंटे वाला घड़ी हो, ठीक है, 24 घंटे वाला घड़ी हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिर 2 हो जाएगा ना। 24 घंटे वाला यदि घड़ी हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 78 गुने 2। तो मैं देख रहा हूँ 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, तो 156 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी? 156 बार बजेगी। तो ये सिचुएशन डिपेंड करता है
कि ऑप्शन किस तरह से देती है और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हो सकती है कि घड़ी आपको बोल दे कि 24 घंटे वाली घड़ी हो तो 156 बार बजेगी और 12 घंटे वाली घड़ी हो तो 78 बार बजेगी, ठीक है ना। तो एक दिन की बात है ना, मेरा क्वेश्चन को यदि कहा जाए कि एक दिन वो घड़ी कितनी बार बजेगी तो मैं कितनी बार करूंगा, एक दिन वो घड़ी कितनी बार बजेगी, तो यदि 24 घंटे 12 घंटे में तो 78 बार ही बज रही है और 24 घंटे का तो एक दिन होता है ना, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक दिन। एक दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा ये 156 बार। लेकिन अब थोड़ी सी मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाहता हूं कि यदि मैं 24 घंटे वाला घड़ी लूं, 24 घंटे वाला घड़ी है ना, तो यहां पर मैं यदि फॉर्मूला लगाऊं n इंटू एन प्लस 1/2, तो क्या देखने में मिलता है, 24 गुने यहाँ पर 25 बट्टे यहाँ पर 2, तो क्या देखने को मिल रहा है 25, 12 गुने 25 यानी 12 गुने 25 का मतलब क्या हुआ 12 गुने 100/4, तो मैं देख रहा हूं 300। तो इस तरह से यदि मुझे मिल रहा है तो 300 बार हो जा रहा है ना। 24 घंटे की घड़ी में कितनी बार हो जा रहा है 300। तो दोस्तों यहाँ पर दो आंसर मिलती है, एक मिलती है आपको 156 और दूसरी मिलती है आपको 300। तो क्वेश्चंस देख लेना किस तरह की है उस हिसाब से आप करना, ठीक है। और दोनों ही एक दिन का है, दोनों ही कितना है, एक दिन का है। घड़ी यदि 24 सुई वाली होगी तो 300 बार बजेगी, घड़ी यदि 12 सुई वाली होगी तो 156 बार बजेगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का एचसीएफ 4, एलसीएम अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। The HCF of two number is 4 and other two factor of LCM are 5 and 7. Find the smallest number out of this. ठीक है ना। दो संख्या का HCF कितना है, आपको पता है ना कि HCF जो होती है यहाँ पर जो भी जो संख्या है, दो संख्याओं का HCF, टू नंबर ऑफ HCF में क्या देख रहा हूं, टू नंबर ऑफ HCF में यहाँ पर देख रहा हूं, टू नंबर जो HCF है वो कितनी है, 4 है, ठीक है ना। और दोनों अंकों का सर्वागुणनखंड होगा, जो गुणनखंड है दोनों अंकों का क्या होगा, सर्वागुणनखंड होगा, यानी HCF के में 5 और 7 का गुणनफल होगा ही होगा, यानी जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, गुणनखंड है, यानी 5 गुने 4 होगी, ये जो 5 है यहाँ पर 5 होगी, है ना। और दूसरी संख्या में भी क्या होगी, दूसरी संख्या में भी ये 7 गुने 4 होगी, यानी पहली संख्या होगी मेरी 20 और दूसरी संख्या होगी 28। तो इनमें से छोटी संख्या कौन है, तो इसमें से छोटी संख्या कौन है, 20 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। इसी तरह की बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए प्लीज हमारे चैनल पर बने रहें और मन लगा के पढ़ते रहें। देखिए यहाँ कितनी खूबसूरत चीजें थी कि अन्य दो गुणनखंड, यानी संख्याओं का दो गुणनखंड है ना, संख्या का दो गुणनखंड हो ही सकता है, 3 गुणनखंड हो सकता है, लेकिन दो गुण, देखिए दो संख्याओं का दो गुणनखंड होगा, तो एक तो होगा HCF और दूसरा क्या होगा 5, एक तो होगा HCF, दूसरा क्या है 7, है ना, दूसरा क्या है 7, यानी इसमें से पहली संख्या 20 होगी, दूसरी संख्या 100% 28 होगी। यदि बड़ी संख्या बोलती तो 28 आंसर होता, छोटी संख्या बोला है तो 20 आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चंस यहीं तक थी। कैसा लगा सेशन आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि जब तक आप कमेंट में जब तक लिखेंगे नहीं कि सेशन कैसा लगा, हो सकता है कि आपकी नजर में और अच्छा हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि सर और इस तरह से मुझे बताइए, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मैं सारी कमेंट पढ़ता हूँ और सबका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस सेशन को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बेहतरीन फिर से कंटेंट लेकर मैं आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।